उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैलते जा रहे थे। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, तुम यूं समझ लो हसन पाशा कि मैंने इस वक्त के लिए एक तवील मुशक्क़त की है। मेरे दिल में जो आग सुलग रही है तुम उसे नहीं देख सकते। मैं इस आग को ठंडा करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के उन सालों का हिसाब चाहता हूँ जो मैंने जेल में गुजारे हैं, समझे। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा कैद की मुशक्क़त में गुजारा है और अब वो वक्त आया है कि मैं वो करूँ जो मेरे दिल में है। मैं हैरानी के भंवर में चकराता रहा। इस वक्त अली फैज़ान का लहजा जितना खूंखार हो गया था उससे अंदाज़ा होता था कि इन वाक़यात से उसकी ज़िंदगी का गहरा राज वाबस्ता है। मैंने कुछ सवाल करने ज़रूरी समझे। मैंने उनसे कहा, अली फैज़ान, अगर पूरन माशी आपके बारे में कोई गुफ्तगू करे, मेरा मतलब है उसे आपकी आमद का इल्म तो होगा। हाँ, क्यों नहीं। तुम उससे यही कहोगे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बात हो गई है और ये जिम्मेदारी तुम्हारे सपुर्द है हसन पाशा कि यहाँ रहकर तुम इन साजिशों का पता चलाओ। और सुनो, यहाँ एक और जगह है, उसका नाम राम कोटली है। याद रहेगा तुम्हें यह नाम? हाँ, राम कोटली। वैसे तुम्हारे लिए बंदोबस्त है। वहाँ जाकर तुम वहाँ के मालिक से मेरे बारे में मालूमात हासिल करोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। गोया आप वहाँ मौजूद होंगे। हाँ, उस वक्त तक मैं वहाँ रहूँगा जब तक इसकी ज़रूरत है। लेकिन तुम उस वक्त उधर का रुख करोगे जब तुम्हें कोई मुश्किल दरपेश हो। वहाँ जाकर राम कोटली, जो एक छोटी सी इमारत है, उसके मालिक से मुझे मालूम करोगे और वो तुम्हें हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा। आप उसका नाम बता सकते हैं मुझे? हाँ, सियाल सिंह है उसका नाम, अली फैज़ान पाशा ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है इन तमाम बातों के बाद अब और कोई बात नहीं रह गई। मैं तुम पर बहुत एतमाद कर रहा हूँ। आप यकीन रखें, मैं आपकी हर हदायत पर अमल करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और रानी पूरनमाशी से नहीं मिलेंगे आप? नहीं। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मुझे निकल जाने दो, अली फैज़ान ने कहा और इसके बाद कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक वहाँ रुका। बाद के हालात का मुझे कोई इल्म नहीं कि पूरनमाशी से अली फैज़ान की मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो वहाँ कोई ना था और ना ही किसी ने मुझसे मेरे बारे में मालूम किया। मैं अपने कमरे में पहुंचकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और हालात का तज्जिया करने लगा। फिर पूरनमाशी से मुलाकात हुई और हम टहलते हुए लॉन पर निकल आए। उसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर तक वो खामोशी से मेरे साथ लॉन पर चहलकदमी करती रही। उसके बाद बोली, बहुत खामोश हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुलाकात हो गई ना उससे जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था? हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने ही उन्हें बुलाया था और तुम नहीं जानते वो हमारे लिए कितनी बड़ी हैसियत रखती हैं। एक बात बताइए पूरन जी, क्या इस मुलाकात से पहले आप लोग, मेरा मतलब है राजा केदारी और आप अली पाशा से वाकिफ़ थे? क्यों नहीं, यानी पहले से आपसे उनकी मुलाकात थी? हाँ, रानी ने पुरस्कार लहजे में कहा। फिर बोली, और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने मुझे जो कुछ बताया कि आप मुझसे उस पर गुफ्तगू करेंगी। क्यों नहीं, पूरनमाशी ने जवाब दिया। मेरे बारे में आप क्या जानती हैं? बस ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि हम आप पर मुकम्मल एतबार कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको यहाँ क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? पूरनमाशी बहुत देर तक सोचती रही, फिर बोली, मुझे यूँ महसूस होता है जैसे कुछ लोग मुझे ज़िंदगी से महरूम करना चाहती हैं। ये वजीफ़ा और ये शान शौकत जो मुझे हासिल है वो उसे पसंद नहीं करते। एक ज़ाती सवाल? अब कोई ज़ाती सवाल नहीं है। आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद भला हमारी ज़ात भी कुछ रह जाती है। आपकी शादी को खासा अरसा गुजर गया। हाँ, आपके यहाँ औलाद नहीं हुई? मैंने सवाल किया और इस सवाल पर पूरनमाशी के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत नज़र आने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, केदारी से मेरी शादी सिर्फ एक ज़रूरत के तहत की गई है। तुमने मेरी तरफ से आंख बंद कर रखी है हसन पाशा। क्या तुम्हें मेरी और उनकी उम्र में फ़र्क नज़र नहीं आता? ये बात तो है। तो फिर क्यों ये बात पूछना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब है औलाद की बात पूरी हो तो गई, उसने अजीब से लहजे में कहा। और मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर वो बोली, मगर तुमने ये सवाल क्यों किया? बस ऐसे ही, मालूमात के लिए, या फिर ऐसी कोई ख़ास बात जो मुझे मेरे काम में मदद दे सके? अब इस बात का इजहार तो आप भी कर चुकी हैं कि आपको मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह मालूम है। हाँ, एक ख़ास बात है, पूरनमाशी ने कहा। रातों को कोई शख्स मुझे अपनी ख्वाबगाह की तरफ चलता फिरता नजर आता है। यूँ लगता है जैसे कोई मेरी ताक में हो। 3-4 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई। और मैंने और केदारी ने भी मिलकर कोशिशें की हैं, लेकिन हमें यह अंदाज़ा हो गया कि वो बाहर का कोई आदमी नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम उसे तलाश नहीं कर सके। तो आपके ख्याल में वो?
ये भी हो सकता है कि वो मेरी जान लेना चाहता हो। आपको इस बात का यकीन है? यकीन है। मेरे खिलाफ साजिश मामूली हैसियत नहीं रखती। आपके अपने जहन में ऐसी कोई शख्सियत? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। बिला वजह अगर किसी का नाम ले दूँ तो मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने देगा। मैं किसी बेगुनाह को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं इसी मुश्किल का शिकार तो हूँ कि मुझे किसी के लिए, किसी बेगुनाह के लिए कुछ न करना पड़े। वैसे इस सिलसिले में आपका ताल्लुक़ अली पाशा से कैसे हुआ? वो एक तवील कहानी है और अभी उसे न पूछो। ठीक है, मेरे सपुर्द जो जिम्मेदारी की गई है मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ना मैं कोई जासूस हूँ, ना इस सिलसिले में मुझे कोई तजुर्बा है। पूरनमाशी खामोश निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर कुछ देर के बाद हम दोनों महल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो अचानक ही मुझे एक और बात याद आई। वो ये कि अली फैज़ान ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया था कि वो मेरी मददगार साबित होगी, यानी पूनम। और लड़की ने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। उसके बाद से अब तक उससे मुलाकात भी नहीं हुई। पूनम इस सिलसिले में मेरी मददगार किस तरह हो सकती है? मैंने दिल में सोचा जिस तरह भी मुमकिन हो सके मैं पूनम से इसके बारे में मालूमात करूंगा। मामलात वाकई बड़ी दिलचस्प हैसियत के मालिक हैं। बहुत देर तक सोचता रहा। पूनम एक नाम और दूसरा नाम सियाल सिंह, जो किसी राम कोटली नामी इमारत का मालिक था। वह इमारत किस हैसियत की हामिल होगी? फिर मैं इंतज़ार करता रहा और यह भी इत्तफाक ही था कि उस वक्त वो लड़की मुझे अपने कमरे के दरवाजे से गुजरती नजर आई, जिसका नाम पूनम था। पूनम से अब तक मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो इस बात का इजहार करती थी कि लड़की सिर्फ मामूल की एक मुलाजमा नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और अब ये बात साबित भी हो गई। चुनाचे मैंने एकदम से उसे आवाज़ दी, सुनो। वो रुक गई। उसने ठिठक कर मेरी जानिब देखा और फिर शौखी से मुस्कुरा दी। गालिबन उसकी फितरत ही यही थी। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो मेरे पास आ गई। आओ, अंदर आओ, मैंने उससे कहा और वो चौंक पड़ी। फिर उसने कहा, ठीक है, जो हुक्म महाराज। वह मेरे साथ कमरे में आ गई तो मैंने उससे कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। वो एक लम्हे के लिए घबरा सी गई, लेकिन फिर उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत शौक हो तुम? जी। तुम्हारी शरारतें एकदम कैसे ख़त्म हो गईं? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने नहीं बताया आपको, वो भोलेपन से बोली और मैं उसे घूरने लगा। उसने जल्दी से कहा, मेरा नाम पूनम है महाराज, और तुम मुझे अब ये नाम बता रही हो? पहले आपने पूछा ही नहीं होगा। सब समझता हूँ। क्या? वो बदस्तूर उसी मासूमियत से बोली, ये कि इतनी मासूम नहीं हो जितना जाहिर करती हो। पता नहीं महाराज, क्या बात है? अच्छा अब सुनो, अली फैज़ान ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। मेरा मतलब है अली पाशा ने। क्या? तुम मेरी मदद करोगी और मैं जो पूछूंगा वो तुम बताओगी? पूछिए। श्यामराज कहाँ मिल सकता है? मैंने सवाल किया। अपने कमरे में, वो आहिस्ता से बोली। मुझे उस कमरे का पता बताओ, मैंने कहा, और वो इशारे से मुझे अपने साथ आने के लिए कहकर दरवाजे की जानिब मुड़ गई। मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। फिर उसने दूर से मुझे श्यामराज का कमरा बताया और मैंने उसका शुक्रिया अदा करके गर्दन हिला दी। उसने गहरी निगाह मुझ पर डाली और फिर वहाँ से आगे बढ़ गई। मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि मैंने श्यामराज के कमरे का दरवाज़ा खुलते हुए देखा। फिर एक लंबे चौड़े बदन का मालिक उस कमरे से बाहर निकल आया। मैंने उस तरफ अपना रुख तब्दील कर लिया, जैसे मैं उस जानिब मुतवज्जा ही ना हूँ। इसकी ज़रूरत उस शख्स की सूरत देखकर पेश आई थी। शक्ल ही से वो कोई बुरा आदमी मालूम होता था। ना जाने यह शख्स कौन है, और इसका पूरनमाशी के सौतेले भाई के कमरे से निकलना मेरी समझ में नहीं आया। मैं उसके दूर चले जाने का इंतज़ार करता रहा और इसके बाद मैं आगे बढ़ गया। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद बिल आखिर मैं उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाज़ा आहिस्ता से बजाया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने सवाल किया। आओ, कौन हो? जवाब मिला और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी बड़ा कमरा था, लेकिन बिल्कुल खाली। इतने शानदार महल में एक ऐसे कमरे का तस्वुर नहीं किया जा सकता। कमरे की दीवारें बिल्कुल सूनी थीं। ज़मीन पर भी कुछ नहीं बिछा हुआ था। बस एक तरफ हिरन की एक खाल पड़ी हुई थी, जिस पर एक नौजवान आदमी खामोश बैठा हुआ था। उसने अपने जिस्म पर सफ़ेद रंग की धोती लपेटी हुई थी। उसका ऊपरी बदन नीम बरहना था और गर्दन में जीनियों पड़ा हुआ। बाल भी लंबे किए हुए थे उसने। मैं आगे बढ़ा तो उसने मुझे देखकर गर्दन हिलाई और सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। मुआफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको इस वक्त तकलीफ़ दी। नहीं भाई, कौन हो तुम? आओ, क्या बात है? उसने कहा और मैं चंद कदम आगे बढ़ गया तो वह मुस्कुरा कर बोला, साधु के पास और कोई चीज़ नहीं है बैठने के लिए, पर यह धरती ही सब कुछ है। बैठ जाओ, अगर बुरा ना मानो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा और इत्मीनान से ज़मीन पर बैठ गया। अब बताओ, कौन हो तुम? मैं रानी पूरनमाशी का मेहमान हूँ। कुछ रोज़ पहले यहाँ आया हूँ। आप मुझे यकीनन नहीं जानते होंगे।
क्या नाम है भाई तुम्हारा? उसने सवाल किया। हसन पाशा। ओहो, मुसलमान हो? हाँ। खैर, धर्म कर्म में क्या रखा हुआ है, इंसान का इंसान से रिश्ता है। बोलो, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताओ, उसने नरम लहजे में कहा। बस थोड़े दिन पहले महाराज की दारी मुझे मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारूं। मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ऐसे ही घूम फिर रहा था तो आपके बारे में भी मालूम हुआ। मैंने सोचा कि आपसे भी मुलाकात कर लूँ। बड़ी अच्छी बात है, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। श्यामराज जी, मैं आपसे आपके बारे में कुछ मालूमात करना चाहता हूँ। मैं हूँ ही क्या जो मेरे बारे में कुछ मालूमात करोगे? बस एक इंसान हूँ, सांसों के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ। इंतजार कर रहा हूँ कि कब आखिरी सांस मुझे आवाज़ देती है। मगर तुम मेरे बारे में क्या मालूमात करना चाहती हो? बस ऐसे ही, मैं सबसे तारुफ हासिल कर रहा हूँ। मेरा तो कोई तारुफ ही नहीं है। वैसे तो तुम्हें पता चल गया होगा, जब तुम श्यामराज की तरफ आए हो तो किसी न किसी ने तो बताया ही होगा श्याम के बारे में। हाँ, बस इतना पता चला कि आप पूरनमाशी के सौतेले भाई हैं। ये सगा और सौतेला क्या होता है? संसार में अगर मन के रास्ते मिले हुए हों तो सारे सौतेले सगे ही होती हैं। बिल्कुल सच कहा आपने श्यामराज जी। मगर उन्होंने तुमसे कहा कि हम सौतेले हैं? हाँ, यही तो बताया गया था हमें। तो फिर हम तो बड़े बेहकीकत हुए। हमसे भला तुम क्यों मिलने आ गए? मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ यहाँ के लोगों का सलूक अच्छा नहीं है। पता नहीं कैसा सलूक और किसका सलूक। बस जीवन बिताना है, जैसे भी बीत जाए। हालांकि पूरनमाशी एक अच्छी खातून है, क्या कहा जा सकता है। हर एक का अपना अपना ख्याल होता है। एक सवाल करूं आपसे? पूछ लो। आप आए हो, उनके मेहमान हो, तो हम भी तुम्हें अपना ही मेहमान समझते हैं, क्योंकि हम भी इसी छत के नीचे रहते हैं। क्या पूरनमाशी जी का सलूक आपके साथ अच्छा नहीं है? क्यों पूछ रहे हो ये? बस दिल चाहता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं श्यामराज, मेरे दिल में खुद ये ख्याल था कि पूरनमाशी और राजा केदारी अपने चेहरे पर जो नकाब चढ़ाए हुए हैं वो असली नकाब नहीं है। क्या मतलब? वो इतने अच्छे लोग नहीं हैं जितने नजर आते हैं। पर तुम्हें इससे क्या? नहीं, कुछ ऐसी ही बात है। हम क्या कह सकते हैं? कौन कैसा है ये वो जाने और भगवान जाने। लेकिन आपका चेहरा बताता है कि आपके दिल में कोई शिकायत है उनके लिए। होगी। अगर किसी के मन में छाले पड़ जाएं तो दूसरा कोई क्या कर सकता है? ये छाले क्यों पड़े हैं? हम क्या बताएं तुम्हें? बता दीजिए श्यामराज जी, आपके और रानी साहिबा के ताल्लुकात कैसी हैं? हमारी तरफ से तो अच्छी हैं, लेकिन पूरनमाशी हमें अपने काबिल नहीं समझती, ना मुझे ना मेरी माजूर बहन सुमन को। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वो तो बेचारी संसार से छूटी हुई है। लेकिन शायद पूरनमाशी के मन में ये है कि हम दोनों कभी ना कभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। वह बिला वजह हमसे डरी हुई है। हम भला क्या कर सकते हैं? हमने तो संसार ही त्याग लिया है अपने लिए, और बेचारी माजूर है। मगर उसने हम पर रहम नहीं खाया और हमारी जिंदगी और आज़ादी छीन ली। मेरी बहन के साथ उसका जो रवैया है, भगवान की सौगंध, मैं तो नहीं, लेकिन भगवान उसका हिसाब जरूर लेगा। उसकी आवाज़ लरजने लगी और मैं वाकई सन्नाटे में आ गया। मैंने तो ये बात बस यूं ही बात बनाने के लिए कही थी, लेकिन लग रहा था कि इसके पसे पर्दा कोई और ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो मुझे आजमाइश में डाल सकती है। अगर रानी पूरनमाशी के जहन में ये बात है तो मुमकिन है कि वो कोई और ही जाल बुन रही हो। एक ऐसा जाल जिसमें वो दोनों बहन भाई फंस जाएं। ये भी गौर करना था। इसमें कोई शक नहीं कि अली फैज़ान एक ज़हीन इंसान था, लेकिन अगर वो भी धोखा खा रहा है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात थी। और ऐसे हाल में मुझे अपने तौर पर फैसला करना था कि मेरा अपना तर्ज अमल क्या हो। जाहिर है ये तो ज़िंदगी में कभी नहीं किया कि किसी का अल्लाहकार बनकर किसी पर जुल्म किया हो। ये सारी बातें एक लम्हे के लिए मेरे जहन में गुजर गईं। तब वो बोला, इंसान जो भी सोच ले, लेकिन संसार में इंसान का एक आखिरी सहारा ज़रूर होता है, और वो सहारा भगवान का होता है। हमें अपने भगवान पर विश्वास है और हम जानते हैं कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। मुझे बेहद अफसोस है श्यामराज कि मेरी बातों से आपका दिल दुखा। मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये इल्म है कि मैं रानी पूरनमाशी का मेहमान हूँ। लेकिन इंसानियत के रिश्ते से अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमने अपना मामला भगवान के हाथों में दे दिया है तो फिर उससे बड़ा हमारा रखवाला और कौन हो सकता है। मैं थोड़ी देर तक खामोश रहा और इसके बाद उस कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन मेरे जहन में एक गिरासी पड़ गई थी और मैं सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या मुझे आलाकार बनाया जा रहा है? क्या पूरनमाशी इतनी ही संगदिल है और कोई बाकायदा चक्कर यहाँ चल रहा है? तो इस सिलसिले में अली फैज़ान का क्या किरदार है? अब तक मैंने सिर्फ वो किया था जो अली फैज़ान ने चाहा, और चूंकि मैं उसकी शख्सियत से मुतासिर हो गया था,
इसलिए मैंने उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सोची। लेकिन इन वाक़यात ने अब मेरे जहन में एक शक पैदा कर दिया। मैंने अपने तेज़ी से बढ़ते हुए कदम रोक दिए। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और इत्मीनान से बैठकर आंखें बंद कर लीं। पूनम से मुलाकात करना ज़रूरी था और वैसे तो वह मेरे सामने आ जाती थी, लेकिन इस बार मैंने उसे खुद तलाश किया। महल या इस शानदार हवेली के एक हिस्से में मुलाजमों के रहने की जगह भी थी। बड़े से लॉन की दूसरी तरफ मुलाजमों के लिए शानदार मकानात बने हुए थे और मैंने दूर से उनका जायज़ा लिया, यहाँ तक कि मुझे मेरा मकसद हासिल हो गया। मैंने पूनम को एक क्वार्टर में जाते हुए देखा। फिर मैंने यहाँ के जाय वकूफ़ का जायज़ा लिया। लॉन का बगली हिस्सा अबूर करके अगर मैं अकवी रास्ते से क्वार्टर तक पहुँचने की कोशिश करूँ तो उस दीवार से अंदर दाखिल हो सकता था जो बगली दीवार थी, और यहाँ से सामने के हिस्से में जहाँ से मुलाजमों के क्वार्टर में दाखिल होने का रास्ता था, तो मैं उस रास्ते से दाखिल हो गया। और फिर मैंने दूर से पूनम का जो क्वार्टर देखा था उसके दरवाजे पर पहुंच गया। गुरबजवार में कोई मौजूद नहीं था। दरवाज़ा धकेला तो खुला हुआ पाया और मैंने अंदर निगाह दौड़ाई। पूनम एक छोटे से ब्रीफकेस में कुछ रख रही थी। आवाज़ पर चौंक कर मुझे देखा और एक लम्हे के लिए दहशत ज़दा सी हुई। उसकी आंखों में खौफ झलक आया। माफ़ करना पूनम, ये गैर इखलाकी अमल है, लेकिन कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। आप यहाँ? हाँ, लेकिन ये खतरनाक है। मैंने पूरा ख्याल रखा है। आइए, उसने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। पूनम जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उसके कमरे को देखते हुए कहा, एक ही कमरा है? हाँ, मेरे लिए काफ़ी है। यहाँ तन्हा रहती हो? हाँ। मैं बैठ सकता हूँ? अरे बैठिए। मैं बदहवास हो गई हूँ। ये ना समझें कि मैं आपके यहाँ आने से कोई नाखुशगवार कैफियत महसूस कर रही हूँ। बस इतना ख्याल है कि कभी मेरे कमरे से किसी और की आवाज़ नहीं उभरती। कुर्बजवार में कोई आ गया तो हैरानी से सोचेगा कि मेरे कमरे में कौन है। सॉरी पूनम, बस कुछ ऐसे ही सवालात थे जिनके लिए मैं बेचैन हो गया और तुम्हें तलाश कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। मैं बैठ गया तो वो कुछ फासले पर एक स्टूल पर जा बैठी। फिर उसने मुझे देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दी। ऐसे क्या सवालात पैदा हो गए थे जहन में? मैं गौर कर रहा था इस पर। यह लड़की काम तो मुलाजमों का किया करती थी, लेकिन कभी कभी इसके चेहरे से ऐसी कैफियत झलकने लगती थी जैसे अच्छी खासी तालीम याफ्ता हो। गुफ्तगू तो वैसे ही शानदार थी, मुलाजमों जैसी कोई गुफ्तगू उसके अंदाज में नहीं पाई जाती थी। चंद लम्हे खामोश होने के बाद कहा, तुम्हें मालूम है पूनम कि अली फैजान ने मुझे? हाँ, मैं जानती हूँ, और इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि पाशा खुद आपको मेरे बारे में बताएं ताकि उन्हें शिकायत का मौका न मिल सके। कैसी शिकायत? यही कि मैंने अपने आप को आप पर खुद जाहिर किया। असल में हसन जी, आपको खुद पता है कि आपकी शख्सियत कितनी सुंदर है, और फिर इल्ज़ाम तो आसानी से लगा दिए जाते हैं। कोई ये भी कह सकता था कि मैं आपसे मुतासिर हूँ और जल्दबाजी में आप पर खुल गई हूँ। क्या पूनम तुम तालीम याफ्ता हो? एक दरख्वास्त करूँ आपसे? पूनम ने आजिज़ी से कहा। हाँ हाँ कहो। एक भी ऐसा सवाल मुझसे ना कीजिए जिसके बारे में आपको खुद भी शुबा हो कि वो पाशा के इल्म में नहीं है। तुम पाशा से खौफज़दा हो? मैंने सवाल किया और वो सोच में डूब गई। उसने गर्दन झुकाई। चंद लम्हों के बाद बोली, हाँ। वजह जान सकता हूँ? नहीं। कमाल है पूनम, अपनी भी कोई शख्सियत होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ शख्सियतों के सामने अपनी शख्सियत को भूल जाना पड़ता है। मसलन, मैंने सवाल किया। पाशा? उसने जवाब दिया और मैंने गहरी सांस ली। लड़की कहीं से भी गिरफ्त में नहीं आ रही थी और ये जाहिर कर रही थी कि पाशा के हुक्म के खिलाफ वो एक लफ्ज़ भी बोलना पसंद ना करती हो। वो शायद मेरे ख्यालात पढ़ रही थी। उसने कहा, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है हसन जी, ऐसी ही बात है। पाशा के हुक्म के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि वो पाशा की कोई खासी कारकुन है। ख्यालात को पढ़ने का ये हैरत अंगेज़ मुजाहरा मामूली बात नहीं थी। उसने फ़ौरन ही मेरे जहन को पढ़कर उसका जवाब दे दिया था। मैं संभल गया। मैंने कहा, हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपना नाम तक आपको पाशा की हिदायत के बगैर नहीं बतलाया। अच्छा ठीक है, छोड़ो। ये बात तो तुम्हें मालूम है कि पाशा ने क्या जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है? हाँ, पाशा मुझे बता चुके हैं। पूनम, श्यामराज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जोगी बना हुआ है, पुरस्कार शख्सियत का मालिक है, लेकिन बहुत अरसे से मैं उसकी निगरानी कर रही हूँ। कोई ऐसी बात मैंने नहीं पाई उसके अंदर जो मशकूक हो। कभी कोई बैरूनी शख्स उससे मुलाकात के लिए आता है? हाँ, उसकी अपनी भी शनासाइयाँ हैं। कुछ ऐसे अफराद उससे मिलने के लिए आते हैं जो अपने आप को उसका अकीदतमंद जाहिर करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग शक्लों से इतने बुरे होते हैं कि बात समझ में नहीं आती। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका। पाशा को इसका इल्म है? मैंने सवाल किया।
हाँ, पाशा ने भी मुझसे पूछा था। मुझे वो शख्स याद था जो उस वक्त श्यामराज के कमरे से बाहर निकला जब मैं पहली बार वहां जा रही थी, और शख्सियत वाकई उसकी भी अच्छी नहीं थी। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, आज तक मैंने उसकी कोई पुरस्कार सरगर्मी नहीं देखी, और वो लड़की, मेरा मतलब है सुमन, यही नाम है ना उसका? श्यामराज की बहन ना? हाँ, सुमन तो वही है ना? ठीक उसी की बात मैं भी कर रही हूँ। उसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? उसके साथ पूरनमाशी का कैसा रवैया है? पूनम पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, बहुत बुरा। क्या मतलब? वो, मेरा मतलब है रानी पूरनमाशी सुमन कुमारी से बहुत नफरत करती हैं और उसके साथ अक्सर ज्यादती करती रहती हैं। शायद तुम्हें मेरा मतलब है आपको हसन जी इस बात का यकीन ना आए कि कभी कभी वो उसे मारती भी हैं। उस तरफ जाने की इजाज़त भी किसी को नहीं। वहाँ उन्होंने 2 आदमियों को मुकर्रर कर रखा है ताकि उसकी निगरानी की जा सके। महल में कभी कोई जश्न हो, कोई तकरीब हो, सुमन कुमारी उसमें शामिल नहीं होती। उसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। उसे देखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि सुमन के साथ खासी सख्ती हो रही है। हाँ, इस बात की गवाह मैं हूँ। और अपनी बहन के सिलसिले में श्यामराज का क्या रवैया है? बस अफसुर्दा है और परेशान रहता है। दोनों ही एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता। ठीक, मैंने कहा और इसके बाद उठ खड़ा हुआ। उसने माजरत आमेज निगाहों से मुझे देखा और बोली, अव्वल तो मेरी और आपकी हैसियत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है और मैं आपको किसी किस्म की खातर मदारत की पेशकश नहीं कर सकती। शुक्रिया, मैंने खुश्क लहजे में कहा। इस लड़की को मैं ज़रूरत से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि ये बात मेरे लिए नुकसानदेह भी हो सकती थी। फिर मैं वहाँ से निकल आया और अब मेरे जहन में सुमन थी। जिस तरह मैंने श्यामराज से मुलाकात की थी उसी तरह एक बार सुमन से भी मिलना ज़रूरी है। मुझे यहाँ पूरनमाशी और केदारी के दुश्मनों को तलाश करना था और असूली तौर पर वो मुझे रोकने के मजाज भी नहीं थे। अपने रवैये का मैंने फैसला कर लिया था कि आगे मुझे क्या करना है। चुनाचे मंसूबा बनाकर मैं सुमन कुमारी के बारे में मालूमात हासिल करके उस तरफ चल पड़ा जिधर वसी और रीज़ महल था। सुमन कुमारी की रहायशगाह भी महल के एक खूबसूरत हिस्से में थी, लेकिन जैसा कि मेरी मालूमात थी वहाँ मुझे 2 अफराद मिले, चौड़े चकले बदन के मालिक। मुझे सवालिया अंदाज में देखने लगे तो मैंने करीब पहुंचकर कहा, क्या तुम मेरा रास्ता रोकना चाहते हो? जी महाराज, उनमें से एक ने हैरत से कहा। ये दरवाज़ा खोलो। महाराज, हम गुलाम हैं, हमारे लिए हुक्म है कि इस तरफ किसी को ना जाने दें। कौन रहता है इधर? मैंने सवाल किया। कुमारी सुमन। क्या वो जंगल का कोई जानवर है? नहीं महाराज। क्या तुम लोगों ने उन्हें कैद कर रखा है? हम तो दास हैं महाराज, हुक्म के गुलाम। रास्ता छोड़ो, मुझे जानते हो महाराज। आपके बारे में हमें मालूम है कि आप राजा साहब के मेहमान हैं। मैं इधर जाना चाहता हूँ। हमारी नौकरी जाएगी महाराज। किसी को पता नहीं है कि मैं इधर आया हूँ। मैंने जेब में हाथ डालकर कहा और फिर मैंने कुछ नोट निकाल कर उनके सामने किए। और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं इधर आया हूँ। वो दोनों लालची निगाहों से नोटों को देखने लगे। फिर दूसरे ने कहा, अरे हाँ, किसी को कैसे मालूम होगा जब तक हम बताएंगे नहीं? कोई देख तो नहीं रहा है। और जब महाराज उधर जा रहे हैं तो भला वो किसी से कुछ कहने वाले कहाँ हैं? नोटों ने उनकी सोच बदल दी। दूसरे आदमी ने नोट ले लिए, फिर बोला, महाराज, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी नौकरी का ख्याल रखें। कुछ नहीं होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि मैं इधर आया हूँ। बस मैं सुमन कुमारी से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने चुपके से दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने कहा, आप जब वापस आए महाराज तो दरवाज़ा बजा दीजिए, आहिस्ता से हम खोल देंगे। और अगर कोई आसपास हुआ तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, हम भी जवाब में दरवाज़ा बजा देंगे। ठीक है, मैंने मुस्कुरा कर कहा और फिर अंदर दाखिल हो गया। बड़ा सा सहन था जिसमें गुसल खाना वगैरह था, फिर एक दालान और दालान के 3 दरवाजे जो यकीनी तौर पर कमरों ही के थे। सामने वाला दरवाज़ा खुला नजर आ रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा और फिर मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी, सुमन कुमारी जी, क्या आप अंदर मौजूद हैं? जवाब में अंदर कुछ खड़खड़ाहटें सी सुनाई दी और फिर एक आवाज़ आई, कौन है अंदर? आ जाओ। और मैं अंदर दाखिल हो गया। बहुत बड़ा कमरा था। शानदार कालीन बिछा हुआ था एक बड़ी सी कुर्सी पर। जो लड़की मुझे बैठी हुई नजर आई उसे देखकर मैं शशतर रह गया। बहुत हसीन लड़की थी। लंबे लंबे घने स्याह बाल जो उलझे हुए थे। चेहरे पर ऐसी मायूसी और बेबसी थी कि दिल दुखने लगता। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी निगाहें दरवाजे की जानिब थीं, लेकिन मुझे देखकर वो एकदम खौफजदा हो गई। उसने होंठों पर जुबान फेरकर दरवाजे की तरफ देखा जैसे किसी और की आमद की मुंतजिर हो, लेकिन जब कोई नजर नहीं आया उसे तो उसकी सहमी हुई आवाज़ उभरी, कौन है आप? क्या बात है? आप मेरे आने से परेशान ना हो सुमन कुमारी जी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ।
मगर यहाँ क्यों आए हैं आप? आपसे बातें करने आया हूँ कुछ। मगर हैं कौन आप? मैं राजा केदारी का मेहमान हूँ। यहाँ सब लोगों से मुलाकातें कर रहा था, आपके पास भी आ गया। आप सुमन कुमारी है ना? हाँ, उसने आहिस्ता से कहा। उसके अंदाज में अब भी खौफ नजर आ रहा था। आप खौफजदा हैं मुझसे? ना जाने आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपसे क्यों डरूंगी? उसने कहा। जी हाँ, अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई गलत एहसास है तो बराह करम उसे दिल से निकाल दीजिए। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ और आपको नुकसान पहुँचाने भी नहीं आया। मुझे भला कोई क्या नुकसान पहुँचा सकता है? उसने अपने आप को निडर जाहिर करने की कोशिश की। बिल्कुल, मैं भी आपसे यही कहना चाहता था। वैसे आपसे मुलाकात की एक खास वजह भी थी। मैंने कहा, खास वजह? वो सवालिया नजरों से बोली। जी हाँ, मैं कुछ खास मामलात के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि मैं पूरन माशी जी के सिलसिले में काम कर रहा हूँ। कैसा काम? उनके बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूँ और इसी मालूमात के दौरान मुझे पता चला है कि पूरन माशी जी का आप और आपके भाई श्यामराज के साथ अच्छा सलूक नहीं है। क्या ये हकीकत है सुमन कुमारी जी? देखिए, मैं नहीं जानती आप कौन हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि आप सच बोल रही हैं या झूठ। और फिर किसने कह दिया आपसे ये कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती? अगर आप मुझसे मिलकर कुछ मालूमात करना चाहते हैं तो किसी को लेकर आइए। मसलन किसको? मैंने सवाल किया। कोई भी हो, मैं आपको अपनी बातें क्यों बताऊं? कैसे यकीन कर सकती हूं मैं आप पर? देखिए प्लीज़, आप चले जाइए। ये तो अच्छी बात नहीं है। और मैं? वह वहशतज़दा अंदाज में इधर उधर देखने लगी। सुमन कुमारी जी, इस वक्त से फ़ायदा उठाइए। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है तो ये आपकी गलती है। मैं जो रिपोर्ट तैयार करूँगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप कहाँ से आए हैं? हुकूमत के आदमी हैं? क्या तहकीकात कर रही हैं हमारे बारे में और क्यों कर रही हैं? प्लीज़ देखिए, मुझे परेशान न कीजिए। सुमन कुमारी जी, आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, इस वक्त से फ़ायदा उठाइए और मुझे हकीकतें बता दीजिए। क्या हकीकतें जानना चाहते हैं आप? वो बेचैनी से बोली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरन माशी जी का रवैया आपके साथ कैसा है। ठीक है, जैसा भी है, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसमें भगवान की मर्जी भी शामिल है। आप ठीक कहती हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। जहाँ तक मेरी तहकीकात का ताल्लुक है, मुझे पता चला है कि पूरन माशी जी आपके साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। जी नहीं, गलत है, ये सब गलत है। वह बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने कभी मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। आप जानती हैं कि मैं श्यामराज से भी मुलाकात कर चुका हूँ। तो फिर? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। श्यामराज जी मुझे कहते हैं कि आपके साथ यहाँ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं आपसे मिलूं और देखूं कि आपके साथ क्या हो रहा है। भैया जी का दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं जानती कि भैया जी क्या करना चाहती हैं। उनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। एक तरफ वो रानी पूरन माशी के मुखालिफ हैं तो दूसरी तरफ वो मुझे भी नापसंद करती हैं। आखिर वो मेरे लिए करना क्या चाहती हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आपको नापसंद करती हैं? हाँ, वो किसी कदर गुस्से से बोली। वजह? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। और उसने आंखें बंद कर लीं। मुझे साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो खौफजदा है और खौफ के आलम में ये बातें कर रही है जो हकीकत नहीं है। ठीक है, आप कुछ नहीं बताना चाहती तो ना सही, लेकिन आपको और श्यामराज को जो नुकसानात पहुंच रही हैं, मैं आपको उससे बचाऊंगा। मेरी अपनी जिम्मेदारी है। आपका जो दिल चाहे कीजिए, मैं बस ठीक हूँ। और पूरन माशी जी मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करती। जिसने भी आपको इतला दी है गलत दी है। तो फिर यहाँ आप अलग थलग दुनिया से दूर क्यों रहती हैं? उन्होंने आपको यहाँ क्यों रखा है? मैं खुद ही लोगों से अलग थलग रहना चाहती हूँ। उसने कहा। इसकी वजह? मैं माजूर हूँ, अपाहिज हूँ। भला उन लोगों में जो ज़िंदगी से भरपूर हैं, अपनी मर्जी से चलते फिरती हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं, भागते दौड़ते हैं, दुनिया की दिलचस्पियों में हिस्सा लेते हैं, उनके दरमियान मेरा क्या वजूद है? क्या करूँगी मैं उनके दरमियान? बताइए क्या करूँगी मैं? उसकी आवाज़ रुंध गई, लेकिन मुझे फ़ौरन ही एहसास हुआ कि उसने एक लम्हे में अपने आप को संभाल लिया। अब वो थके थके से अंदाज में मुझे देख रही थी। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, आपका इलाज क्यों नहीं कराया गया सुमन कुमारी जी? मेरा इलाज कराया गया है। मुल्क भर के डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया है, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं ऐसे ही मर्ज का शिकार हूँ। और आपके माथे पर यह पट्टी कैसी बंदी है? बस गिर पड़ी थी 1-2 बार, अक्सर गिर पड़ती हूँ, इसीलिए तो मैं लोगों से अलग थलग रहना चाहती हूँ। तो पूरन माशी जी, आपको कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है सुमन कुमारी जी, हम आपके लिए जो कुछ करना चाहते हैं आप हमें उसकी इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके साथ जो कुछ हो रहा है
मैं उसके खिलाफ तहकीकात कर रहा हूँ और जो कुछ भी हम लोग करेंगे आपके हक में बेहतर होगा। आप वक्त ज़ाया कर रही हैं। कुछ हो तो मैं आपको बताऊं। आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। बस मैं किसी के लिए कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहती। अगर भैया जी आपसे कुछ कह रही हैं तो ये उनका अमल है, मैं तो कुछ नहीं कह रही। मैंने तो आपसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ठीक कहती हूँ ना? बताइए, कुछ कहा एक लफ्ज़ भी? मैं उसे देखता रहा। मेरे दिल की कैफियत कुछ अजीबोगरीब हो गई। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आखिरी बात कहकर मैं आपसे जा रहा हूँ। कभी हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होगा वो आपके हक में बेहतर होगा और इस बात पर आप यकीन रखें। फिर मैंने उसके चेहरे के तासुरात नहीं देखे और वहाँ से वापस निकल आया। दरवाज़ा बजाया तो बाहर खड़े लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उनसे कहा, और तुम लोग भूल जाओगे कि मैं यहाँ आया था। आप भी भूल जाइए सरकार, वरना हमें अपनी नौकरी भूलनी पड़ेगी। उनमें से एक ने कहा और मैं तेज़ कदमों से वहाँ से चला आया। कुछ देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुँच गया। अपने बिस्तर पर लेटकर मैंने सोचा कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मामलात वाकई दिलचस्प हैं और इनमें दिल लगता है। राजा केदार को ना जाने कहाँ रूपोश कर दिया गया। वो अपनी मर्जी से गया था या कोई ऐसी चाल चली गई थी जिससे वो यहाँ से चला जाए। यह भी एक सोचने की बात थी कि उसे इन मामलात से अलग क्यों किया गया। सारे के सारे मामलात ही चक्करदार थे, लेकिन हकीकत खुलकर सामने आएगी। मैं किसी के घर के मामलात में मुदाखलतें बेजा तो नहीं कर रहा। ये तो खुद इन्हीं लोगों की फरमाइश थी कि मैं यहाँ कुछ करूँ और मैं इसी फरमाइश पर यहाँ आया था। अब इस सिलसिले में किसी को एतराज़ का क्या हक पहुँचता है, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। वैसे आज तक का तजुर्बा ये बताता था कि जितने भी चक्कर चले हैं दौलत ही के चक्कर चले हैं, यानी जायदाद पे कब्जा, इक्तदार पर कब्जा, हालात अपने बस में करने की कोशिशें। राजा केदारी और रानी पूरनमाशी अपने लिए क्या चाहते हैं? सौतेले बहन भाइयों को अगर वो उन हकूक से महरूम करने के ख्वाहिशमंद हैं जो सरकारी तौर पर उन्हें हासिल होते हैं, तो इसके लिए ये अजीबोगरीब तरीक़ाकार क्या हैसियत रखता है? राजा संग्राम पूरनमाशी का बाप था और केदारी। दिमाग की चूलें हिलने लगी और जब भी इस बारे में सोचता एक अजीबोगरीब कैफियत का एहसास होने लगता। फिर रात को पूरनमाशी खाने पर मेरी मुंतजिर थी, मुझसे मिली। बहुत खूबसूरत लिबास पहने हुए थी। आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी जो पिछले दिनों से खासी मुख्तलिफ नजर आती थी। खाने के दौरान बातें होती रहीं। फिर वो बोली, यहाँ आकर बोरियत तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीब जिम्मेदारी आ पड़ी है आप पर। एक बात बताइए। हाँ पूछिए। एमस तो याद नहीं आती? अरे आज वो आपको कैसे याद आ गई? नहीं, मैं उसे भूली कब थी। पूरी तरह आपकी जान के पीछे लगी हुई थी। वो तो एहसान मानिए हमारा कि हम आपको यहाँ ले आए, वरना वो ज़रूर आपको ख़राब कर देती। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, क्या आप मुझे इतना ही मासूम समझती हैं? खैर, मर्द मासूम तो नहीं होते। बात तो चूरी और खरबूजे वाली ही होती है। औरत अपने आप को ना जाने क्या समझ लेती है। वैसे वो लड़की, तौबा तौबा, हाँ बहुत बेबाक थी। खैर, बेबाकी तो उसकी नस्ल का कसूर है। आप वैसे वहाँ जाती रहती हैं? कभी कभी। केदारी जी के उन लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है। बहरहाल राजा केदारी जी अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, जल्दी क्या है। फिर खाने से फरागत हासिल करने के बाद हम लोग लॉन पर चहलकदमी करने लगे। बहुत सी बातें होती रहीं और इसके बाद वो मेरे साथ ही मेरे कमरे में आ गई। नींद तो नहीं आ रही आपको? अभी कहाँ। मैं बैठूं? क्यों नहीं। आप तो ये सवाल पूछकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सवाल मैं आपसे करूं पूरनमाशी जी? हाँ कीजिए। आप बे औलाद हैं। हर शख्स के सामने उसका मुस्तकबिल होता है। इसके बारे में कभी आपने सोचा? पूरनमाशी के चेहरे पर खामोशी फैल गई। फिर उसने कहा, तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है? मुस्तकबिल के लिए कुछ उम्मीदें इंसान के दिल में होती हैं। हम तो अपनी ही उलझन में फंसे हुए हैं। मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचें? मुश्किल क्या है? हमारे दुश्मन। आप खौफजदा हैं उनसे? क्यों नहीं, वो हमसे दूर नहीं हैं। इतने करीब हैं वो हमारे कि हमें उनके कदमों की आहटें महसूस होती हैं। हम नहीं जानते वो हमारे खिलाफ क्या कर रही हैं। आप उनका हवाला भी नहीं देती मुझे। बिला वजह किसी का नाम लेना अच्छी बात तो नहीं होती। वैसे आपने श्यामराज से मुलाकात की थी, आपको कैसे मालूम? बस पता चल गया। हाँ, मैं उससे मिला था, बातचीत हुई थी। हाँ, कैसा है वो? आपका क्या ख्याल है? मेरी बात रहने दें, आप मुझे बताएं। सीधा सादा सा आदमी मालूम होता है। हमारे बारे में बात हुई थी? हाँ। बताना पसंद करेंगे? आप यकीन करें, उसने आपके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। चालाक है वो, सियाना है, लोमड़ी की तरह चालाक है। ये लोग दूसरों को अपने मन का भेद नहीं देना चाहते। मगर उसने एक बात ज़रूर कही। क्या? पूरनमाशी ने सवाल किया। वो ये कि आपका चेहरा उसकी बहन सुमन कुमारी के साथ अच्छा नहीं है। मैंने पूरनमाशी के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा,
और उसके चेहरे पर एक दर्द भरा तासुर फैल गया। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, हाँ, लोगों का यही ख्याल है, लेकिन असल बात तो भगवान जानता है कि उस माजूर लड़की के लिए मेरे दिल में कितनी हमदर्दी है। देखो, मैं किसी से अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहती, लेकिन तुमसे मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ हसन पाशा कि मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं है। तुम अगर चाहो तो उससे भी मालूम कर सकते हो। मैं उससे मिल चुका हूँ पूरनमाशी जी। क्या? वह हैरत से बोली। हाँ, मैंने उससे मुलाकात की है। लेकिन आप इस कदर हैरान क्यों हुई? नहीं, हैरानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ताज्जुब जरूर हुआ है मुझे। असल में पूरनमाशी जी, मैं खुद परेशान हूँ। क्यों? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। आपको अंदाजा है कि मैं खुद भी इन हालात से अजनबी हूँ, और ना ही मैं ऐसी कोई बात जानता हूँ जो आप लोगों के काम आ सके। खुद मैं ये नहीं समझता कि मेरा यहाँ क्या काम है। बस आप लोगों के दरमियान बात हुई, अली पाशा ने मुझे यहाँ भेजा और मैं यहाँ आ गया। ये तो मुझे यहाँ कर ही मालूम हुआ कि मुझे यहाँ महल में आपके दुश्मनों को तलाश करना है। अली पाशा की मैं दिल से इज्जत करता हूँ और उनके अहकामात की पाबंदी मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन यह सारा माहौल मेरे लिए बड़ा अजनबी है। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, संसार में कोई किसी के मन का साथी नहीं होता हसन पाशा, लेकिन कभी कभी इंसान के दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर उभरती है कि पूरी दुनिया में एक तो हो जिससे वो दिल की बात कह सके। मैं अपने किसी दर्द की कहानी तुम्हें नहीं सुनाना चाहती। उसने क्या कहा मेरे बारे में? मुझे कम अज़ कम इतना तो बता दो। सुमन कुमारी ने? हाँ, आप यकीन करें पूरनमाशी जी कि उसने आपकी कोई शिकायत नहीं की। मैंने उसे ऐसा कोई मौका भी नहीं दिया। बड़े अजीबोगरीब हालात हैं। वाकई मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। मैं हैरान हूँ। नहीं, मेरे लिए कुछ करो। बज़ाहिर मैं तुम्हें पुरसुकून नजर आती हूँ हसन पाशा, लेकिन अंदर से मैं कितनी दुखी हूँ मेरा दिल ही जानता है। भगवान भला करे अली पाशा का कि वो मुझसे मुतासिर हो गई और मेरे लिए काम करने पर आमादा हो गई, वरना मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती थी। खुद राजा केदारी का भी ख्याल है कि तुम हमारे लिए कारआमद हो सकते हो। राजा साहब की गुमशुदगी मेरे लिए हैरान कौन है। मैं तो यही समझा था कि बस मुझे एक मेहमान की हैसियत से ही साथ लाया गया है, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे सपुर्द कोई बाकायदा जिम्मेदारी की गई है। बस ऐसा ही उलट फेर है। मुझे अंदाज़ा है कि तुम भी परेशान हो गए होगे, लेकिन मेरे लिए कुछ करो। वो अपनी जगह से उठी और मेरे करीब आ बैठी। बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी वो। उसकी आंखों में कुछ आरजुएं मचल रही थीं, लेकिन मैं पत्थर बना रहा। इन आरजुओं की तकमील करने का मकसद था कि एक नए जाल में गिरफ्तार हो जाऊं। ताहम इतना मैंने ज़रूर किया कि मोहब्बत भरे अंदाज में उसका शाना थपथपाया और बोला, ठीक कहती हैं आप पूरनमाशी जी, दुनिया में किसी के लिए दिल खोलना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो खिदमत मेरे सुपुर्द की गई है उसके लिए जहां तक मुमकिन हो सके कुछ कर सकूं। लेकिन डर भी लगता है। किस बात का डर? वो जलती हुई आंखों से मुझे देखती हुई बोली, ये कि मेरा खुलूस कहीं मेरी गर्दन में फंदा न बन जाए। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जान दे दूंगी मैं तुम्हारे लिए। अफसोस तो यह है कि बहुत से सवालात दिल में मचलते हैं, लेकिन पूछना अजीब लगता है। क्या सवालात मचलते हैं? बोलो। वो अपने आप को संभालने में कामयाब हो गई। जो सवाल करूंगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। सवाल करो, उसने कहा। गहरा सवाल है, करो। क्या आपको राजा केदारी पर भी किसी किस्म का शुबा है? मेरे सवाल पर उसके चेहरे का रंग बदला। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बहुत बड़ा एतबार कर रही हूं तुम पर। चाहो तो मुझे बर्बाद कर देना, चाहो तो मुझे जिंदगी से महरूम कर देना। अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऐसा ही हो, भगवान करे किसी के मन में मेरे लिए रहम आ जाए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। केदारी के बारे में? हाँ, मैंने कहा। सुनो, मुझे केदारी पर एतबार नहीं है। मैं जिन हालात से गुजर रही हूँ वो बहुत उलझे हुए हैं। मुख्तसर यही सही, लेकिन ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं की गई। बस कुछ हालात ही ऐसे थे कि मुझे केदारी की पत्नी बना दिया गया, जबकि उम्र में वो मुझसे बहुत बड़ी हैं। मुझे ये बताया गया था कि वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या खतरा था और किस बात से मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अलबत्ता मेरे अपने मन में एक बात ज़रूर है राजा केदारी के बारे में। क्या? रियासत उनकी नहीं है, ये बात तुम जानते हो। हाँ, और हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। राजा चाहते हैं कि उनकी औलाद आने वाले वक्त में इस रियासत की मालिक बने और वो तमाम मुफादात उसे हासिल हों जो हासिल होने चाहिए, और मैं औलाद वाली नहीं हूँ। चुनाचे वो मुझे रास्ते से हटाकर इस रियासत के मालिक भी बनना चाहते हैं। मगर औलाद कहीं से भी हो सकती है। मतलब? मैंने हैरत से कहा। मैं भी कुछ छानबीन करती रहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ये सब कुछ छिन जाए। क्या मुझे इसका हक हासिल नहीं है? क्यों नहीं? तो समझ लो कि ये सारा खेल है।
लेकिन इस खेल में श्यामराज और सुमन कुमारी कहाँ से शामिल हो गए? अगर तुम यकीन करो तो कर लेना, ये सब आपस में मिले हुए हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं चूंकि इस असल रियासत की मालिक हूँ, इसलिए मैं ही उनकी आंखों में कांटा हूँ। वो लोग आपस में अपने फैसले कर लेंगे। मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। हर लम्हा एक नई कहानी सामने आ रही थी। बहरहाल परेशानी की कोई बात नहीं थी। काफ़ी देर तक उससे बातें होती रहीं और फिर मैं उसके पास से उठ आया। ख्वाबगाह में मुझे अपनी मसहरी पर एक छोटा सा पुर्जा मिला, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। कागज़ का ये टुकड़ा यहाँ कहाँ से पहुँचा? मैंने उसे उठाकर पढ़ा तो उस पर एक तहरीर थी। लिखा हुआ था, मुझसे उस जगह मुलाकात करो जिसके बारे में मैंने तुम्हें इत्तला दी थी, पाशा। मैं हैरान रह गया। एक बार फिर पाशा की पुरस्कार शख्सियत मेरे जहन में उलझ गई। अब इस वक्त तो किसी भी तौर पर मैं वहाँ नहीं जा सकता था, लेकिन दूसरे दिन खासी देर तक वक्त गुजारी करने के बाद मैं टहलने वाले अंदाज में बाहर निकल आया ताकि किसी को शुबा न हो सके। पाबंदी तो कोई नहीं थी। काफ़ी दूर तक मैं महल से निकलकर पैदल चलता रहा और फिर राम कोटली के बारे में लोगों से पूछता हुआ उस तरफ चल पड़ा। राम कोटली नामी इमारत के बारे में सही तौर पर अंदाज़ा तो नहीं था। बाद में ये एहसास हुआ कि वो एक रेस्ट हाउस की हैसियत रखती है। मैंने वहाँ अली फैज़ान पाशा को पूछने की बजाय सियाल सिंह के बारे में मालूमात हासिल की और एक लंबे चौड़े बदन का आदमी मुझे मिला। मेरा नाम सियाल सिंह है और मेरा नाम हसन पाशा है। आइए, अली पाशा महाराज आपका इंतज़ार कर रही हैं। इमारत के एक कमरे में अली फैज़ान मौजूद थे। मुझे मुस्कुराती निगाहों से देखा और बोले, हाँ भाई आओ बैठो। कहो कैसा वक्त गुजर रहा है? बस यूँ लगता है जैसे दिमाग के टुकड़े उड़ जाएंगे, मैंने कहा और अली फैज़ान हंसने लगा। फिर बोला, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन माय डियर हसन पाशा, दुनिया बहुत वसी है। इंसान की फितरत की तलाश दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और मैं समझता हूँ दिलचस्प तरीन। वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, इन सारे मामलात में तुम्हारे संजीदा हो जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस हद तक हो सकता है काम करो और जहाँ मुश्किल में फंसो मैं मौजूद हूँ। हर किरदार अपनी जगह एक अलग कहानी रखता है। पूरनमाशी अपने दुश्मनों से खौफजदा है। उसका ख्याल है कि उसके सौतेले बहन भाई और खुद राजा केदारी उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं और उसे रास्ते से हटाकर उसका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। वेरी गुड, ये बात तुमने उसकी ज़ुबान से उगलवा ली। हाँ, कमाल है, वाकई कमाल है। मैंने तुम्हारी शख्सियत पर भरोसा बिला वजह ही नहीं किया था, मगर मैं खुद नहीं समझ पा रहा। समझ जाओगे, कमाल कर दिखाया है तुमने। तुम सोच भी नहीं सकते तुमने कितना बड़ा काम कर लिया है। मामूली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, श्यामराज से मिले? हाँ, बज़ाहिर एक बुद्धू सा आदमी है और लगता है कि निकम्मा और नाकारा है। ऐसे ही लोग दुनिया छोड़ देती हैं जो कुछ नहीं कर पाते। और वो लड़की कौन? मेरा मतलब है सुमन कुमारी। हाँ, वो बेहद मजलूम और बेकस नजर आती है और ये भी मालूम है कि पूरनमाशी उसके साथ सख्त सलूक करती है। मैंने उसे जख्मी भी देखा है। खुद वो क्या कहती है पूरनमाशी के बारे में? बस यूं लगता है जैसे वो उससे बेहद खौफजदा है और कहती है कि वो उसकी दुश्मन हो ही नहीं सकती। उसके मौजू पर पूरनमाशी से कोई बात हुई? हाँ, वो कहती है कि उसे उस मजलूम लड़की से बेहद हमदर्दी है और ये भी कहती है कि ये सब उसके खिलाफ साजिश में शरीक हैं। खूब भाई, यानी तुम वो कर रही हो जिसकी तवक्को किसी बाकायदा तरबियत याफ्ता जासूस से भी नहीं की जा सकती। कमाल है, वाकई बेहतरीन, बेमिसाल। लेकिन फैज़ान साहब, ये सारी बातें बेमिसाल तो हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा क्या होगा? मतलब ये लोग तो सानवी हैसियत रखती हैं और आपकी हदायत पर मैंने इनसे मुलाकातें की हैं और ये सारा खेल आपके इशारे पर शुरू किया है। कम से कम मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि खुद आपका इन मामलात से क्या ताल्लुक है। मेरे इस सवाल पर अली फैज़ान के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत फैल गई। यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी उलझन का शिकार हो गया हो। बहुत देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, सुनो हसन पाशा, इसके लिए अभी मुझे वक्त दो। ये सब कुछ मैंने जिस हैसियत से किया है, अभी उसे पोशीदा रखना ज़रूरी है, लेकिन वक्त बहुत जल्द आएगा जब मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। मुझे यकीन है कि तुम मुझ पर एतबार करके मुझे ये मौका ज़रूर दोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा इन वाक़यात में उलझ गया हूँ। और ऐसी कोई ख़ास बात? मेरा मतलब है ऐसा कोई नया किरदार जो तुम्हें हैरानकुन लगा हो। अचानक ही मुझे वो शख्स याद आ गया जो उस वक्त श्यामराज के कमरे से बाहर निकला। जब मैं उससे मिलने जा रहा था, मैंने उसका तज़किरा अली पाशा से किया तो वो चौंक कर बोला, मुझे उसका हुलिया बताओ। मैंने उस शख्स का हुलिया याददाश्त की बिना पर बताया तो अली पाशा के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। फिर उसने कहा, उसके बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी है और मैं बहुत जल्द उसके बारे में तफसीलात बताऊंगा। और कोई ऐसी बात जो मेरे लिए हो? नहीं, तुमसे बस ये मालूमात हासिल करना थी। देखो मेरे दोस्त, ये काम तुम मेरे लिए करो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा भरोसा किया है
और जब इसकी तमाम हकीकतें तुम्हारे सामने आएंगी तो तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि तुमने जो कुछ किया है वो बेमकसद नहीं है। वैसे अब तुम जाओ, यहाँ ज़्यादा रुकना मुनासिब नहीं है। मैं उठ गया और ख्यालात में डूबा हुआ महल की जानिब चल पड़ा। पता नहीं क्या किस्सा है और मुझे इस सिलसिले में क्या क्या करना होगा, लेकिन बहरहाल अभी बददिल नहीं हुआ था। बहुत से किरदार इधर उधर बिखरे थे और मुझे उन सब की हकीकत जाननी थी। महल में मेरी हैसियत अब इंतहाई अहम आदमी की थी। वहाँ सिक्योरिटी और दूसरे अमूर पर जितने लोग मुतय्यन थे, सबसे मेरा मुकम्मल तारुफ हो चुका था। चुनाचे अब किसी भी वक्त जाऊँ मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं थी और सारे मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे थे। लेकिन बाकी और बातें बाइसे परेशानी थीं। वैसे तो मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि रजब अली का मुझे यहाँ भेजना किसी खास मकसद के तहत नहीं था, या वो खुद चूंकि इस उलझन में फंसा हुआ था और मुझ तक नहीं आ सकता था, इसलिए उसने सोचा कि मेरे लिए भी कोई दिलचस्प मसरूफियत हासिल हो जाए। और इसमें कोई शक नहीं था कि मसरूफियत वाकई बहुत दिलचस्प थी। हाँ, जब भी तबीयत उकता जाए सूरत हाल से बचा जा सकता है, और इसमें भला मेरे लिए क्या मुश्किल हो सकती है। अपने बिस्तर पर लेटने के बाद मैं गहरी सोचों में डूब गया। कोई मसला ही नहीं था। जब भी दिल चाहता एक लम्हे के अंदर अंदर अपने आप को इन वाक़यात से दूर कर लेता और सारे झगड़े ख़त्म हो जाते, क्योंकि पुरस्रार नकाब मेरे पास मौजूद थी और मुझे किसी मुश्किल का सामना ही नहीं करना पड़ रहा था। ये वाक़यात बेहतरीन दिलचस्पियों के हामिल थे। बेचारा फैज़ान पाशा भी मेरी असली हैसियत से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन यह शख्स था बहुत हैरानकुन। बाकी जितने किरदार आसपास बिखरे हुए थे, ये उनमें सबसे पुरस्रार किरदार था। हालांकि मेरी उससे ही ज़्यादा कुर्बत थी, लेकिन मैं उसी के बारे में सबसे कम जानता था। गर्ज ये कि वक्त गुजरता रहा और मैं इन तमाम बातों के बारे में सोचता रहा। उसका इतना गहरा ताल्लुक है इन हालात से कि उसने इस सिलसिले में जेल में सज़ा भी काटी है और अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे पुरस्रार मामले के लिए वक्फ कर दी है जो इतने लंबे खेल से ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल अब देखेंगे कि सूरत हाल क्या होती है। फिर कुछ वक्त के बाद मैं गहरी नींद सो गया और सारे मामलात आहिस्ता आहिस्ता जहन से निकाल दिए। दूसरा दिन भी किसी खास वाक़ये के बगैर गुजर गया। आज सारा दिन काहिलों के से अंदाज में लेटा हुआ सोच में डूबा रहा और शाम को जब सारे मामलात ख़त्म हो गए तो मैं बाहर निकल आया। पूरन माशी से दिन में हल्की फुल्की मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं हुई। उस वक्त भी लोग आराम करने अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन इतना वक्त नहीं गुजरा था कि तारीकी फैल जाए। मध्यम रोशनियां जल रही थीं। मैंने उस तरफ का चक्कर लगाया जिधर सुमन कुमारी की क़यामगाह थी। हालात पुरसुकून थे। वहां से मैंने श्यामराज की रिहाइशगाह का रुख किया। उधर भी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत लंबा चक्कर लगाता हुआ आखिरकार पूरन माशी के इलाके की जानिब आ निकला। वहां भी खामोशी और सन्नाटे का राज था। फिर वहां से आगे बढ़ा, लेकिन अभी चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि रुक जाना पड़ा। मैंने एक इंसानी वजूद को चोरों की तरह पूरन माशी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा, और दिलचस्प बात यह थी कि मध्यम रोशनी में मुझे उसके चेहरे के छुपे हुए नकूश नजर नहीं आ रहे थे। उसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा लपेटा हुआ था। मेरा दिमाग झुंझुना उठा। यह सनसनीखेज सूरत हाल थी कि भला मैं इतनी जल्द क्या कर सकता था। चुनाचे मैंने उससे अपने फासले कम करना शुरू कर दिए और बरकरफ्तारी से उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। पूरन माशी की ख्वाबगाह तक पहुंचने से पहले ही मैं उसे देखने का इरादा रखता था, बल्कि उस वक्त कुछ ऐसी बेताबी जहन पर सवार हुई थी कि मैं सब्र नहीं कर पा रहा था। चेहरा छुपाए हुए कोई उस तरफ जा रहा है, उसकी हकीकत मालूम करना ज़रूरी है। चुनाचे जैसे ही वो मेरी जद पर आया, मैंने अचानक ही उस पर छलांग लगा दी, लेकिन मेरी हल्की सी आहट हुई और इस पर फौरन ही उसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ। उसने सिर्फ एहसास के सहारे अपने आप को बचाया और मेरी जद में आने से बच गया। मुझे उसकी फुर्ती पर हैरत हुई। उसने फौरन ही मुझे महसूस करके हाथ हिलाया और उसका घोंसा मेरे पेट पर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे मुझे ज़्यादा तकलीफ का एहसास होता। मैंने फौरन ही उसकी बगलों में हाथ डालकर गर्दन को दबाव में ले लिया और इसके बाद घुटने से उसकी रीढ़ की हड्डी पर ज़रब लगाई, लेकिन इसके साथ ही गर्दन छोड़कर उसका मुंह भींच लिया ताकि उसके मुंह से चीख ना निकल सके, और फिर बआसानी उसे काबू में करके मैंने अपने कब्जे में ले लिया। फिर मैंने उसकी गर्दन पर एक ज़रब लगाई। ये ज़रब चकरा देने के लिए काफ़ी होती, और इसके बाद जब वो निढाल हुआ तो मैं उसे दबोचे हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा और थोड़ी ही देर के बाद अपने कमरे में दाखिल हो गया। इसके बाद मैंने अपने शिकार का चेहरा खोल दिया। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी आदमी था। उम्र 30-32 साल से ज़्यादा नहीं होगी। वो आंखें भींचकर गर्दन झटक रहा था। जाहिर है इसका अंदाज़ा मुझे भी था कि मेरे हाथ की ज़रब इतनी नहीं थी कि वो देर तक बेहोश हो।
अलबत्ता उसके तकलीफ़ शदीद हो सकती थी और मुझे फ़ौरन ही इसका अंदाज़ा हो गया और उसकी तकलीफ़ मैं ही दूर कर सकता था, क्योंकि जिस जगह मैंने ज़रब लगाई थी वहाँ की नस एक दूसरे पर चढ़ गई थी। उसने बोलने की कोशिश की और हाथ पांव मारकर रह गया। उसके चेहरे पर खौफ के साए फैल गई। उसकी गर्दन सीधी नहीं हो पा रही थी। फिर उसकी निगाहें मुझ पर पड़ी और वो खुश होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, क्या बहुत तकलीफ़ है तुम्हें? उसने बोलने की कोशिश की, होंठ हिले मगर आवाज़ नहीं निकल सकी। तो मैं फिर बोला, अगर तुम इस तकलीफ़ से निजात हासिल करना चाहते हो तो हर तरह की जिद्दोजहद से बाज रहने का वादा करो, वरना दूसरी बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए नाकारा कर दूंगा। उसने गर्दन हिलाने की कोशिश की और उसके हलक से एक कराह निकल गई। मैंने कहा, बोलो, मैं क्या कह रहा हूँ? बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ। वो आहिस्ता से बोला, ठीक है। मैंने उसकी गर्दन के उस रग को वापस उसकी जगह पहुंचा दिया और वो एक तवील कराह के साथ सीधा हो गया। लेकिन अब भी उसकी गर्दन में तकलीफ थी, जिसके लिए उसे चंद मिनट ही इंतज़ार करना पड़ा। वो कराहता रहा, अलबत्ता उसकी आवाज़ निकल रही थी और वो कह रहा था, हे भगवान, क्या मेरी गर्दन टूट गई? बस ठीक है, अब सीधे हो जाओ। मैंने कहा, मुझसे सीधा नहीं हुआ जा रहा। ये तकलीफ़ 2 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी। मगर मुझे हुआ क्या था? तुम नकाबपोश डाकू बनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। मैं डाकू नहीं हूँ। ये बात मैं भी जानता हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने कहा ना, ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरी गलत फहमी थी। अब तुम दूर कर दो। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? रिस्क लाल। ठीक है रिस्क लाल, कहाँ से आए हो? नहीं, कहीं से नहीं, मैं यहीं काम करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, मगर मैंने आपको देखा है महाराज। मुझे जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आए? क्या हमेशा मुंह पर कपड़ा बांध कर ही निकलते हो? नहीं, तो फिर क्या करते हो यहाँ? मैं रानी पूरनमाशी का खास आदमी हूँ। वो तो यहाँ इस महल में सारे लोग रानी पूरनमाशी के खास आदमी होते हैं। तुम यहाँ क्या करते हो? देखिए, आप मुझसे ये सब कुछ ना पूछिए, रिस्क लाल ने कहा। बात यह है रिस्क लाल कि अगर दोस्ताना अंदाज में मेरी और तुम्हारी मुलाकात होती तो शायद मैं तुमसे कोई सवाल करने की ज़बरदस्ती ना करता। लेकिन जिन हालात में तुम मुझसे मिले हो और जिस तरह मेरे और तुम्हारे दरमियान अब यह गड़बड़ हुई है, उसमें सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि तुम मुझे मेरी बात का बिल्कुल सही जवाब दे दो, वरना दूसरी शक्ल में तुम पर ज्यादती करना होगी। ये जानने के बाद कि मैं रानी साहिबा का खास आदमी हूँ, आप फिर भी मुझ पर ज्यादती करेंगे। मैं ये ज्यादती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम यह समझ लो कि मैं भी रानी साहिबा के खास आदमियों में से ही हूँ। क्या तुम इस बात से इनकार करते हो? नहीं, ये बात तुम जानते हो ना? तो फिर रानी साहिबा की कोई अहम बात मेरे इल्म में आ जाएगी तो तुम्हारे लिए परेशानी का बायस नहीं हो सकती। वह जनाब, मैं बस उनकी खुफिया निगरानी करता हूँ। खुफिया निगरानी? जी हाँ। वो क्यों? असल में रानी साहिबा आजकल जिन हालात का शिकार हैं, उसके बाद उनकी निगरानी ज़रूरी हो गई है। हालात का तुम्हें इल्म है? नहीं, मालिकों की बात बस इतनी ही मालूम होनी चाहिए जितनी वो खुद बता दें। तो इस वक्त वहाँ कहाँ जा रहे थे? मैं रात के किसी भी हिस्से में उनकी ख्वाबगाह के 3-4 चक्कर लगा लिया करता हूँ। ये काम मैंने उस वक्त से शुरू किया है जब से रानी साहिबा पर हमले हुए हैं। गोया तुम उनके मुहाफिज हो? हाँ। तुम्हारा ओहदा क्या है? बस आप मुहाफिज कह सकते हैं। क्या रानी साहिबा तुम पर एतमाद करती है? पूरी तरह, उसने जवाब दिया। रहते कहाँ हो? महल के दूसरी तरफ, जिस जगह और लोग रहते हैं। कितने अरसे से यहाँ रहते हो? 1 साल से। अगर मैं रानी साहिबा से तुम्हारे बारे में पूछूं तो? अगर वो आपको बताना चाहेंगी तो इनकार नहीं करेंगी। बताना चाहेंगी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं उनका खुफिया मुहाफिज हूँ। और अगर ना बताना चाहें तो क्या करेंगी? ये मैं नहीं जानता, उसने जवाब दिया। मैं कुछ देर सोचता रहा। इसी दरमियान वो फिर दोबारा बोला, मैं सख्त तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। मेरी गर्दन में टीसें उठ रही हैं। मेरी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई? नहीं, बस गर्दन थोड़ी सी मुड़ गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी गर्दन की रगें टेढ़ी हो गई हैं। अब मुझे जाने दो यहाँ से, मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सोचने दो मुझे। मगर मुझे सख्त तकलीफ़ है, मैं जाना चाहता हूँ। वैसे तुम रानी साहिबा से मेरे बारे में मालूमात हासिल कर लो। मैं नहीं चाहता कि किसी और को मालूम हो कि मैं उनका खुफिया निगरान हूँ। अगर हो सके तो ये बात किसी और को मत बताना। और अगर रानी साहिबा ने इसकी तरदीद कर दी तो? नहीं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगी। लेकिन मैं इसके बगैर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। क्या मतलब? तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा रात भर? जाहिर है इस वक्त मैं रानी साहिबा को जगा नहीं सकता, मैंने कहा। नहीं, ऐसा ना करो, मुझे अपनी जगह पहुंच जाना चाहिए। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है और मैं तुम्हें उस वक्त तक आज़ाद नहीं कर सकता जब तक कि मेरे ख्याल की तस्दीक ना हो जाए, मैंने कहा। और वो परेशान निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर उसने झिल्लाए हुए अंदाज में उठने की कोशिश की, लेकिन ना उठ सका। मैं मुस्कुरा दिया। रिस्क लाल,
चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए चोरों के अंदाज में तुम मुझे मिले हो। अब मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी बात पर पूरा पूरा यकीन करके तुम्हें इस तरह छोड़ दूँ। समझ रहे हो ना तुम? रात तुम्हें हर कीमत पर यहाँ गुजारनी पड़ेगी, और अगर तुमने ज़्यादा गड़बड़ की तो इस बार मैं तुम्हारे दोनों टखने अपनी जगह से उतार दूंगा। फिर तुम कम से कम 15 दिन तक खड़े नहीं रह सकोगे। नहीं, ऐसा ना करना, उसने कहा। तो फिर अपने हाथ पांव बंधवा लो। और इसके बाद मैंने रस्सी से उसके हाथ और पांव बांध दिए। फिर मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, और तुम चीखने की कोशिश भी नहीं करोगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूंस दूंगा। मैं नहीं चीखूंगा, भला मुझे चीखने की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने उसे वहीं पड़ा रहने दिया और कहा, बस अब तुम आराम करो और सुबह तुम्हें रानी पूरनमाशी से तस्दीक किए बगैर मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैंने उसे उठाया और फर्श पर डाल दिया, और इसके बाद दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर जा लेटा। ना जाने कब तक वो जागता रहा। मैं उसकी निगरानी करता रहा। फिर वो भी सो गया और मैं भी। और दूसरी सुबह जब मैंने उसे देखा तो वो करवट बदले गहरी नींद सो रहा था, लेकिन उसे जगाना ज़रूरी ना समझकर मैं अपनी जगह से उठा, चेहरा वगैरह दुरुस्त किया और इसके बाद रानी पूरनमाशी के कमरे में पहुंच गया। इतनी सुबह मैं पहले कभी पूरनमाशी के पास नहीं गया। वो मुझे देखकर एकदम खौफजदा हो गई और उसने किसी कदर ताज्जुब भरे लहजे में पूछा, खैरियत तो है हसन पाशा? क्या बात है इतनी सुबह? हाँ, खैरियत है, और कोई ऐसी बात नहीं रानी पूरनमाशी जी जो आपको परेशान कर दे। बस मैंने इसलिए पूछा कि इससे पहले तुम कभी इतनी सुबह नहीं आए। असल में रात को मैंने एक आदमी पकड़ा है जो इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे देख लें। कौन है वो? रानी ने किसी कदर खौफजदा लहजे में पूछा। रिस्क लाल अपना नाम बताता है और कहता है कि वो आपका खुफिया मुहाफिज है। रिस्क लाल? रानी का चेहरा एक लम्हे के लिए बेरौनक हो गया। मैं उसके चेहरे का बगौर जायजा ले रहा था। फिर मैंने कहा, क्या आप उसे जानती हैं? कहाँ है वो? उसने पूछा। मैंने कहा ना कि रात को मैंने उसे पकड़ लिया है। आप मेरे कमरे तक चल सकें तो उसे देख सकती हैं। चलो, मैं चल रही हूँ, उसने कहा, और फिर वो मेरे सामने मेरे कमरे में आ गई। रिस्क लाल जाग गया। उसने रानी को देखा और शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। हाँ, ये मेरा ही आदमी है, इसे खोल दो। क्या ये आपका खुफिया मुहाफिज है? हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगी इसके बारे में। ये उस वक्त से मेरे लिए काम करता है जब से मुझ पर हमले हुए, और ख़ास तौर से मैंने रात को इसे अपने कमरे की निगरानी के लिए कहा था। ठीक, मैंने जवाब दिया और रिस्क लाल के हाथ पांव खोल दिए। बमुश्किल तमाम वो खड़ा हो सका और इसके बाद गर्दन झुकाए बाहर निकल गया। पूरनमाशी के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार पैदा हो गए। एक अजीब सी कैफियत का शिकार थी। मैं सोच रहा था कि वो इस बारे में मजीद कुछ कहेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और कुछ देर के बाद उसने कहा, मैं जा रही हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई, लेकिन मैं देर तक उसके बारे में गौर करता रहा। उसकी कैफियत ऐसी क्यों हुई? यहाँ तो मामलात थे ही पुरस्कार, जो होगा देखा जाएगा। दिन को तकरीबन 11:30 बजे पूनम खामोशी से मेरे पास आई। चेहरे पर वही शरारत और मुस्कुराहट थी। लोग एक दूसरे को मोहब्बतनामे देते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्या किसी को मोहब्बतनामा देते हुए इंसान के जहन पर कोई ख़ास तासुर होता है? ये सवाल क्यों कर रही हो पूनम? मोहब्बतनामा मेरा तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही पूछ रही थी। ये देखो क्या लिखा है, उसने कहा और एक कागज़ मेरी जानिब बढ़ा दिया। फिर हंसती हुई बाहर निकल गई। मैंने ताज्जुब से उस कागज़ को देखा और उसे खोलकर पढ़ने लगा। आकिल रफ़ीक, तुमने जिस आदमी का तज़किरा किया था, मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं, याद है ना? जिसका तुमने तज़किरा किया था और मैंने उसकी तलाश का वादा किया था। उस आदमी का नाम कालीचरण है। वह तुम्हें इस वक्त भी यहाँ से कुछ फासले पर एक जगह जो पुराने खंडर के नाम से मशहूर है, उसके पीछे एक छोटी सी आबादी है। उस आबादी में जो मकानात हैं वो टूटे फूटे हैं। ज़्यादातर मजदूर किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। मकानों के सामने के हिस्से पर मरदमशुमारी के वक्त के नंबर पड़े हुए हैं, और जिस मकान में वो मौजूद है उस पर मरदमशुमारी का नंबर 28 पड़ा हुआ है। वह तुम्हें उसी मकान में मिलेगा। अकेला वहाँ रहता है। यहाँ से अकबी हिस्से में चले जाओगे तो एक मैदान अबूर करने के बाद तुम्हें एक चौड़ी सड़क मिलेगी। उस सड़क के बाएं सिमत आगे बढ़ते चले जाना तो एक फरलांग का फासला तय करने के बाद तुम्हें टूटा खंडर नजर आ जाएगा। वो आबादी उस टूटे खंडर के पीछे है। अगर तुम उसके बारे में मालूमात हासिल करना पसंद करो तो वहाँ पहुँच जाओ। और सुनो, आदमी खतरनाक है, तुम्हें ज़रा सी हिम्मत करनी पड़ेगी। कौन है क्या है ये तो वो खुद ही तुम्हें बता सकेगा। बहरहाल मेरी राय है कि उसके बारे में मालूमात हासिल करो, मुनाफा बख्श रहेगा और तुम्हें तुम्हारे काम में आसानी हो जाएगी। बाकी तुम ये जानते हो कि यह पर्चा तुम्हारे लिए कौन लिख सकता है, इसलिए नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। मैंने कागज़ पढ़ा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। फिर इसके बाद उस कागज़ को पुर्जा पुर्जा करके मैंने अपनी ख्वाबगाह के फ्लश में बहा दिया। ऐसी किसी चीज़ को सामने नहीं रखना चाहता था।
और इसके अलावा मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी था। चुनाचे मैंने कुछ ज़रूरी तैयारियां की। पूरनमाशी की जानिब से कोई ऐसी अहम बात नहीं हुई जिसके लिए मुझे वहां रुककर उससे कोई गुफ्तगू करना होती। वैसे वो रिस्क लाल के इस तरह रोशनी में आ जाने के बाद जैसे परेशान हुई थी, उससे मुझे कुछ अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ और बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आई थी। मैं वहां से निकल आया और फैज़ान पाशा के बताए हुए रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करता हुआ बिल आखिर उस खंडर तक पहुंच गया। खंडर के अतराफ भी आबादी थी और उसके अकब में भी। फिर वो जगह भी नज़र आ गई जो फैज़ान पाशा ने मुझे बताई थी, यानी मरदमशुमारी के हिसाब से जो काले रंग के नंबर पड़े हुए थे उसमें नंबर 28 ये कच्चा मकान था। इसके सामने खासा बड़ा अहाता था और उसके बाद मकान के 2 या 3 कमरे। अहाते में कोई दरवाज़ा नहीं था, चुनाचे बगैर किसी दिक्कत के मैं उसके अंदर दाखिल हो गया। अलबत्ता आसपास अच्छी तरह जायज़ा ले लिया था और यह अंदाज़ा लगा लिया था कि गुरबजवार में अगर कुछ लोग रहते भी हैं तो बेचारे इस वक्त अपने पेट के मसले को हल करने के लिए निकले हुए हैं और यहाँ कोई मौजूद नहीं है। चुनाचे अंदर दाखिल होकर उन कमरों में झांकने लगा। मैंने हत्तुल इम्कान अपने कदमों की आवाज़ पैदा नहीं होने दी। तीसरे कमरे में वो शख्स मुझे नज़र आ गया और मैंने पहली ही निगाह में उसे पहचान लिया। ये वही था। मुझे उन लम्हात का पूरा पूरा एहसास था, इसलिए मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा और फिर एकदम कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में बैठे हुए शख्स ने मुझे देखा और उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें तेज़ निगाहों से मुझे देख रही थीं। वैसे मैंने पहले ही से उसे जब श्याम कुमार के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था तो ये अंदाज़ा लगा लिया था कि आदमी खासा खतरनाक है। जिसामत भी शानदार थी और इससे पूरी तरह होशियार रहना बड़ा ज़रूरी था। उसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, अबे ओ अंधे, कहाँ घुसा चला रहा है? ये घर है, क्या नज़र नहीं आता तुझे? हाँ नज़र आ रहा है, लेकिन आंखों के बगैर, मैंने जवाब दिया। मजाक कर रहा है? वो गुर्राया। नहीं प्यारे भाई, भला मेरा तुमसे मजाक का क्या रिश्ता है? मैंने नरम लहजे में कहा। मेरे ही हाथों मौत लिखी है तेरी, यही मुझसे किसी ने कहा था। किसने? बहुत पुरानी बात है, एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा था और ये कहा था कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है। मैं कहता हूँ बकवास बंद कर और ये बता कि यहाँ क्यों आया है। मेरा इस घर से गहरा ताल्लुक है मेरे दोस्त। क्या? वह हैरत से बोला। वैसे उसकी गहरी निगाहें मेरा भरपूर जायजा ले रही थीं। हाँ, तुम शायद मुझे पहचाने नहीं, मैं जिंदा इंसान नहीं हूँ। क्या? बहुत पुरानी बात है, मैं वो सामने वाले खंडर में रहता था और ये जगह जहाँ पहले ये मकानात नहीं थे मेरे लिए बड़ी अच्छी जगह थी, क्योंकि यहाँ मेरी महबूबा। क्या बकवास कर रहा है? ना जाने क्यों उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश पैदा हो गई। मैंने चेहरे को सूना बना लिया और आहिस्ता से बोला, ये सदियों पुरानी बात है। बकवास कर रहा है तू? नहीं, तुम शायद इस घर के बारे में कुछ जानते नहीं हो। मैं सदियों से यहाँ रहता हूँ। इस कमरे के पीछे, बहुत पीछे शमशान घाट था और मुझे उसी शमशान घाट में जलाया गया है। तो एक बार फिर मैं तुझे उसी शमशान घाट में जलाए देता हूँ, उसने आस्तीना चढ़ाकर कहा और खड़ा हो गया। चलो ठीक है कालीचरण, आओ, तुम मेरे हाथों मरोगे तो हम दोनों की आत्माएं इसी घर में रहा करेंगी और अक्सर हम लोग कबड्डी खेलते रहा करेंगे, क्योंकि हमारे दरमियान दुश्मनी तो रहेगी ना। क्या ख्याल है? बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। यार कमाल करते हो, तुम्हें तुम्हारे नाम से मुखातिब कर रहे हैं हम, और तुम कहते हो कि हम जानते नहीं कि तुम कौन हो। प्यारे भाई, कुछ सवालात के जवाबात तो तुम्हें देने ही होंगे। मसलन हमने तुम्हें राजा केदारी के महल में देखा था एक दिन। क्या करने गए थे वहाँ, समझ रहे हो ना? जवाब दो। जवाब देता हूँ तुम्हें, उसने कहा और जल्दी से जेब में हाथ डालकर एक लंबा सा खंजर निकाल लिया और इसके बाद वो पैंतरे बदलने लगा। मैं खामोशी से खड़ा उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था, लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई टार्जन का पट्टा था। खंजर चमकदार भी था, तेजधार भी था, और जिस अंदाज में वो शख्स उसे घुमा रहा था इससे उसकी महारत का अंदाज़ा भी होता था। वो सारे काम एकदम करने पड़ रहे थे, यानी बहादुरी और बेखौफी का इजहार भी, और उसके साथ ही जान बचाने का जतन भी, क्योंकि बहरहाल मैं रूह नहीं बल्कि बदन था और सूरत हाल काफ़ी खतरनाक। चुनाचे मेरी निगाहें उसका जायज़ा ले रही थीं। फिर जैसे ही मुख्तलिफ पैंतरे बदलने के बाद खंजर मेरी जानिब बढ़ाया, मैंने पलटकर उसकी पिंडली पर एक ज़ोरदार ठोकर रसीद कर दी और उसके हलक से एक कराह निकल गई। अब यही तरीकाकार मेरे लिए मुनासिब था। पिंडली की ठोकर ने उसे बेहाल कर दिया और उसने गुर्राकर और दांत कचकचाकर बेशुमार हमले मुझ पर किए, मगर मैंने भी तय कर रखा था कि उसके हर हमले पर एक ठोकर उसे ज़रूर रसीद करूँगा, और इसमें कामयाब रहा। मैंने चंद ही ठोकरों में उसे ज़मीन पर बिठा दिया और इसके बाद काफ़ी देर तक उसे मारता रहा। उसने खुद ही खंजर ज़मीन पर फेंक दिया। उठने की कोशिश में अब वो नाकाम हो गया था।
चुनाचे वो ज़मीन पर लेट गया और मैंने उसकी गर्दन पर पाँव रख लिया। रुक जाओ, तुम जो कोई भी हो, कम से कम ये बात जानता हूँ कि लड़ाई भड़ाई के माहिर हो और खासे ताकतवर आदमी हो। फजूल बातें मत करो। अब तुम फौरन मेरे सवालात के जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए तो तुम अपने पूरे बदन के जख्मों को गिन भी नहीं सकोगे। मैं, कालीचरण ने खौफजदा लहजे में कहा, सोच लो, मैं करने की ज़रूरत नहीं। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ किसके मेहमान हो, कहीं बाहर से आए हो या किसी और से तुम्हारा ताल्लुक है? जो बात है बिल्कुल सही अल्फाज में उसका जवाब दो। मैं श्यामराज का आदमी हूँ। कौन श्यामराम? साधु श्यामराम मेरा मतलब है। ठीक है, तुम श्यामराज के आदमी हो। कहाँ रहते हो? यहाँ नहीं रहता। फिर? दारुल हुकूमत में रहता हूँ। वहाँ क्या करते हो? मैं छोटे मोटे जुराइम। ठीक। श्यामराज ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम यूँ करो कि पहले मुझे अपने बारे में बता दो। हो सकता है मेरी तुमसे दोस्ती भी हो जाए। श्यामराम से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि छोटे मोटे जुराइम करता हूँ और थोड़ा सा मुआवजा लेकर दूसरों के लिए काम भी करता हूँ। अगर तुम भी ऐसे ही आदमी हो तो मुझसे मुआहदा कर लो। मैं हो सकता है तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूँ। चाहते क्या हो? ये सारी बातें मुझे बता दो। तुम इसकी बिल्कुल परवाह मत करो कि मैं कौन हूँ, सिर्फ अपने बारे में बताओ, और अगर ना बता सको तो फिर खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अपने बारे में सारी तफसील बताऊं। गोया तुम मुझसे ताउन नहीं कर रहे। मैं तुमसे ताउन करने के लिए यहाँ नहीं आया और ना तुमने मुझे इस ताउन के लिए बुलाया है। चुनाचे अब जवाब दो कि श्यामराम ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था। श्यामराज की ख्वाहिश है कि मैं रानी पूरनमाशी को खौफजदा करता रहूं। खौफजदा? हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ऐसी हरकतें करता रहूं कि पूरनमाशी हर लम्हे अपने आप को खतरे में महसूस करे, उस पर हमले करूं, लेकिन इस तरह कि वो जख्मी ना हो और ये समझती रहे कि इत्तफाकिया तौर पर उसकी ज़िंदगी बच जाती है। मैं ये काम पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ। मैंने कई बार उसकी ख्वाबगाह के चक्कर लगाए हैं और इस बात की काफ़ी शोहरत हो गई है कि कोई रानी पूरनमाशी को कत्ल करना चाहता है। वेरी गुड। गोया श्यामराज बस उसे खौफजदा करना चाहता है। हाँ। मतलब क्या है इसका? मुझे इस बात का जवाब दो। जब ये सारी हकीकत तुम्हारे इल्म में आ चुकी है, कोई तुम्हें मुआवजा देता है, तुमसे काम लेता है, तो क्या वो इतना मजबूर होगा कि तुम्हें काम का मतलब भी बताए? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इसका मतलब नहीं मालूम? मुझे सिर्फ अपना काम मालूम है और तुम्हें इस काम का मुआवजा मिलता है। हाँ, मगर अब तो ये बात मंजरेआम पर आ गई है। क्या? ये कि वो हमले तुम करते हो और इसलिए करते हो कि रानी खौफजदा रहे। हाँ, तो अब मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? मतलब ये कि मैं नहीं चाहता कि कोई रानी पूरनमाशी को खौफजदा करने की कोशिश करे और वो तुम हो, तो जाहिर है तुम्हारे साथ अब मुझे कोई बुरा सलूक करना चाहिए। तुम बहुत ख़तरनाक आदमी मालूम होती हो। जिस तरह तुमने मुझे नाकाम बनाया है उससे मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम पर काबू नहीं पा सकता। अब अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा और आइंदा ये सब कुछ नहीं करूँगा। ये बात की बातें हैं दोस्त, अभी ज़रा तुम्हें हमारे साथ कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। अचानक दरवाजे से आवाज़ सुनाई दी और मैं और वो दोनों उछल पड़े। इसकी तवक्को मुझे भी नहीं थी कि अली फैज़ान इस तरह यहाँ आ जाएगा। मैंने पलटकर पीछे देखा। अली फैज़ान पुरवकार कदमों से चलता हुआ अंदर आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया हसन पाशा, अब बाकी काम मेरा है। अब इसे मेरे हवाले कर दो, इसका काम अब मैं संभाल लूँगा। अचानक ही कालीचरण के मुंह से निकला, तुम? जवाब में अली फैज़ान मुस्कुरा दिया। उसने मेरी तरफ रुख करके कहा, ठीक है, अब तुम जाना चाहो तो जाओ हसन पाशा, इसे मेरे पास छोड़ दो। अब बाकी सारी बातें मेरे और इसके दरमियान होंगी। मेरे चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गई। अली फैज़ान ने इस वक्त कुछ अजीब सा सलूक किया था मेरे साथ। अगर मैं भी यहीं रहता तो कोई हर्ज तो था नहीं। न जाने क्यों वो ये चाहता था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बहरहाल एक लम्हे में फ़ैसला करना था। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत हो तो। नहीं, तुम्हारा काम बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अब मामला मेरे और इसके दरमियान रहेगा। ठीक है, मैंने कहा और उस मकान से वापस निकल आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत पुरस्कार किरदार भूतों के मानिंद मेरे इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। सबकी अपनी अपनी एक अजीब कैफियत थी और मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं इन सब का आलाकार बना हुआ हूँ। यानी इस वक्त सारी कहानी का मरकजी किरदार इनमें से कोई नहीं बल्कि सिर्फ मैं हूँ। और खसूसन इस वक्त मैं एक अजीब सा एहसास लिए हुए वापस पलटा था और फिर कहीं और जाने की बजाय मैंने महल का रुख किया था। इसके बाद जिस तरह भी मुमकिन हो सका जहन को ज़रा आज़ाद छोड़कर गहरी नींद सो गया।